जी चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया था। पूरे चैप्टर को आज अगर हम वाइंड अप करें, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, एक बिजनेस को फाइनेंशियल रिस्क फेस करना पड़ते हैं तो उन्हें कैसे मैनेज करना है। और उसमें अभी तक हम पढ़ रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट के, फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में जो रिस्क है वो कैसे मैनेज करना है। लेकिन रिस्क मैनेज करने से पहले हमें पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज क्या है। फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन करेंसी की बाइंग या सेलिंग। अगर हमने कोई फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो हम फॉरेन करेंसी बाय करेंगे, सेल करेंगे। फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी तो फॉरेन करेंसी बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे। बाय करेंगे कहाँ से? किसी एक्सचेंज से, किसी बैंक से। क्या ख्याल है? क्यों फॉरेन करेंसी बाय करके फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेंगे ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगी। बाय करने जब जाएंगे तो एक्सचेंज वाले हमें रेट देंगे दो, एक बाय रेट, एक सेल रेट। लेकिन ये बाय सेल किसका है? हमारा नहीं, एक्सचेंज की तरफ से। ठीक हो गया? मीन एक्सचेंज वाले कहते हैं कि अगर हम बाय करेंगे आपसे फॉरेन करेंसी तो हम आपसे बाय करेंगे लो रेट पे, हम आपको सेल करेंगे तो हम आपको सेल करेंगे किस रेट पे? हाई रेट पे। और हम चूँकि बाय करने जा रहे हैं, एक्सचेंज सेल करने जा रहा है, तो हम कौन सा रेट वहाँ पे यूज़ करेंगे? हाई रेट। पेमेंट करनी है तो पे मोर हाई रेट। क्या ख्याल है? सेल करने जा रहे हैं हम फॉरेन करेंसी, क्यों? हमने फॉरेन करेंसी रिसीव ली है, रिसीट ली है सेल की सूरत में, एक्सपोर्ट की सूरत में। तो लेके हमने क्या करना है? फॉरेन करेंसी तो नहीं ना अपने पास रखनी, उसको अपने रुपये में कन्वर्ट करना है। कैसे? हम फॉरेन करेंसी सेल करेंगे। तो सेल करने जाएंगे तो एक्सचेंज वाले क्या करने जा रहे हैं? बाय। तो लो रेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया? लो रेट हाई रेट। पेमेंट की सूरत में पे मोर हाई रेट, रिसीट की सूरत में रिसीव लेस लो रेट। क्यों? एक्सचेंज वाले हमें कम देंगे, हमसे लेंगे ज़्यादा। क्या कहला है? मीन फॉरेन करेंसी अगर हम बेचने जाएंगे तो हमें पैसे कम देंगे, अगर हम ख़रीदने जाएंगे तो हमसे पैसे ज़्यादा चार्ज करेंगे। ज़्यादा चार्ज करेंगे तो हाई रेट चार्ज करेंगे। हम जब बेचने गए हैं, हमें उन्होंने पैसे देने हैं फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट, तो कम देंगे, मीन लो रेट अप्लाई करेंगे। ये बात हो गई थी। ठीक हो गया? या मसला आ गया, दो रेट हैं। हाँ, अगर तो डायरेक्ट कोट है फिर तो सिंपल सी बात है कि हम बाय करते वक्त सेल वाला रेट उनका अप्लाई करेंगे, सेल करते वक्त उनका बाय वाला रेट अप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्ट कोट है, डायरेक्ट कोट का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी बेस है, मीन 1 है, मीन हमारी करेंसी ज़्यादा है, मीन 180 रुपीज़ हैं, और फॉरेन करेंसी क्या है? 1 है, मीन डॉलर 1 है। इसे क्या नाम दिया जाता है? डायरेक्ट कोट का। और डायरेक्ट कोट में मल्टीप्लाई का केस होता है। मल्टीप्लाई का केस है तो पेमेंट की सूरत में फॉरेन करेंसी बाय करनी है तो पे मोर हम लार्जर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। रिसीट की सूरत में फॉरेन करेंसी लेके हमने सेल करनी है तो सेल करने की सूरत में रिसीव लेस छोटे रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन समटाइम इनडायरेक्ट कोट आ जाती है। इनडायरेक्ट कोट का मतलब क्या है कि होम करेंसी बेस है, हमारी करेंसी 1 है, फॉरेन करेंसी क्या है? नंबर में ज़्यादा है। होम करेंसी बेस है, हमारी करेंसी 1 है, फॉरेन करेंसी नंबर में ज़्यादा है। मीन अगर हम अमेरिका में बैठे हैं, हम कहाँ पे बैठे हैं? अमेरिका में बैठे हैं, और वहाँ से पाकिस्तान कोई चीज़ हमने एक्सपोर्ट की और वहाँ से हमने क्या किया? कोई रिसीव किए रुपये, या पाकिस्तान कोई चीज़ हमने क्या की? इंपोर्ट की और हमने पेमेंट करनी है रुपीज़ में। तो फिर अमेरिका में बैठे हुए डॉलर 1 रुपीज़ कितना? 180। तो एक क्या हुई? अमेरिका में बैठे हुए होम करेंसी या फॉरेन करेंसी? एक क्या हुई? होम करेंसी या फॉरेन करेंसी? अमेरिका में बैठे हुए होम करेंसी। और जब होम करेंसी 1 है तो उस सूरत में क्या है? इनडायरेक्ट कोट। और जब इनडायरेक्ट कोट आ जाए तो फिर वहाँ पे क्या है? डिवीजन का केस। बात ठीक की थी ना मैंने? जब होम करेंसी 1 आ जाए तो फिर क्या है? डिवीजन का केस। और डिवीजन के केस में पे मोर, मीन पेमेंट में पे मोर, तो डिवाइड करेंगे लो रेट से, और रिसीव लेस की सूरत में डिवाइड करेंगे हाई रेट से। ठीक हो गया? इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई कन्फ्यूजन अब रहनी चाहिए डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट में कौन सा रेट हमें अप्लाई करना है अगर 2 रेट दिए जाएँ तो। क्योंकि अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन है फिर तो पूरा चैप्टर ही कन्फ्यूज़ है ना। ठीक हो गया? तो ये हमने पहले 2-3 क्वेश्चन में ये सीख लिया कि कैसे हम जो है वो फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं या होम करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्जन हमने पहले 2-3 क्वेश्चन में सीखी थी। ठीक हो गया? जिसका फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मीन वो हमारी बेस हमने बनाई थी कि कैसे हम करेंसी को आपस में कन्वर्ट करते हैं।
फिर हम आगे जी फॉरेन करेंसी में अगर हमारे पास कोई रिस्क है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है, तो उस रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए एक हमने कहीं पे किसी क्वेश्चन के अंदर एक टर्म पढ़ ली थी, लीड पेमेंट। लीड पेमेंट क्या थी? एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट क्या है कि आपने 3 माह बाद जो पेमेंट करनी है, अगर डर है 3 माह बाद डॉलर ऊपर चला जाएगा, आज ही पेमेंट करके जान छुड़ा लो। कैसे? लोन लेके डॉलर ख़रीदो, डॉलर ख़रीद के पेमेंट कर दो। लोन का क्या दोगे आप? इंटरेस्ट रेट। हाँ, उस सूरत में ये फ़ायदेमंद होगा जब आपको नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम है, डॉलर में फ्लक्चुएशन से शायद ज़्यादा अफेक्ट पड़ना है, इंटरेस्ट रेट से उतना इफेक्ट नहीं पड़ना, तो लीड पेमेंट आप कर सकते हो। या आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हो थ्रू हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने 4 पढ़े। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, आज बैंक के पास गए, जाके एक रेट एग्री किया, उस रेट पे आपने फ्यूचर की करेंसी की बाइंग सेलिंग करनी है, बैंक भी बाउंड है, आप भी बाउंड हो, दोनों ने उसके अकॉर्डिंगली चलना है, उससे दोनों डिविएट नहीं कर सकते। क्वांटिटी, रेट, टाइम पीरियड तीनों क्या हो गए? फिक्स हो गए। ठीक हो गया? जिसका अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक लाइन की कैलकुलेशन है बस। ठीक हो गया? पे मोर रिसीव लेस, रेट मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है। या हमारे पास ऑप्शन क्या है? मनी मार्केट हेज, जिसमें इंटरेस्ट रेट हमने यूज़ करने हैं होम कंट्री के और फॉरेन कंट्री के। और जब ये क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट रेट आ गए, दिस मीन मनी मार्केट हेजिंग के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। अगर हमने कोई फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है इन फ्यूचर, तो आज हम फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे, एक अमाउंट डिपॉजिट करेंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट में, इतनी के वो 3 माह बाद उतनी बन जाए जितनी हमने पेमेंट करनी है। मीन उस फॉरेन करेंसी पेमेंट की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। वो प्रेजेंट वैल्यू आज हम क्या करेंगे? डिपॉजिट करेंगे। क्या ख्याल है? जो हमारी पेमेंट से थोड़ी कम होगी, बाकी बीच में डिफरेंस क्या होगा? इंटरेस्ट, जो उसके ऊपर हम कमाएंगे और कमा के उतनी पेमेंट हो जाएगी 3 माह बाद जो हमने पे करना है। हाँ, ये पैसा हम कहाँ से डिपॉजिट करें? इसको होम करेंसी से ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको हमने होम करेंसी में कन्वर्ट करना है। और कैसे ट्रांसफ़र करना है? होम करेंसी में बारो करना है, और बारो करके देखना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है। तो पहले तो कन्वर्ट करके अमाउंट आ गई, कितनी हमारी होम करेंसी बनी, और फिर हमने इंटरेस्ट उसके ऊपर कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गई? टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट हमें पड़ी किस चीज़ की? वो जो हमने फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी थी, किस रेट पे? इसको कन्वर्ट कर दो किसके साथ? फॉरेन करेंसी के साथ। हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट भी आ जाएगा। इसे हम अपना फॉरवर्ड का रेट भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? नहीं, मनी मार्केट हेज में अगर हमने फॉरेन करेंसी रिसीट है इन फ्यूचर, तो आज फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, मीन बारो करेंगे उतनी अमाउंट के 3 माह बाद उतनी बन जाए जितनी हमने रिसीव करनी है। मीन उस रिसीट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे जो हमने बारो करनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे उस रिसीट की जो हमने बारो करनी है। कैसे? 1 प्लस इंटरेस्ट रेट अप्लाई करते हुए। क्या ख्याल है? और क्या करेंगे? इसको होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, मीन ट्रांसफ़र टू होम करेंसी। और क्या करेंगे? होम करेंसी के अकाउंट में डिपॉजिट करके उसके ऊपर क्या करेंगे? इंटरेस्ट अर्न करेंगे। और वो जो हमने कन्वर्ट किया ये बारो वाली अमाउंट को अपनी होम करेंसी में, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमने कमाना है, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास आ गई नेट रिसीट। मीन वो जो हमने रिसीव करना है फॉरेन करेंसी में, वो हमारी होम करेंसी में कितना बना इंटरेस्ट अर्न करके, उसको उस फॉरेन करेंसी के साथ हम कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास रेट भी आ जाएगा कि हमें ये किस रेट पे रिसीविंग होगी। इसे हम अपना फॉरवर्ड का रेट भी कह सकते हैं। बैंक फॉरवर्ड का रेट हमें कैसे कैलकुलेट करके देते हैं? थ्रू इंटरेस्ट रेट पैरिटी। थ्रू इंटरेस्ट रेट पैरिटी, जिसमें अब वो क्या करते हैं? एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट को यूज़ करते हमें फॉरवर्ड का रेट देते हैं, जिसका एक फार्मूला था, करेंसी ए डिवाइडेड बाय करेंसी बी इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री बी, जहाँ से हम फॉरवर्ड का रेट निकाल लेते हैं यूजिंग स्पॉट रेट। हो गया यहाँ तक बातें। हेजिंग तीसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, फ्यूचर। करेंसी फ्यूचर भी इसे कहा जा सकता है। क्यों? फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में हम जो है वो फ्यूचर्स में डील करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? एक फ्यूचर की मार्केट में एंटर होंगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए। कैसे? वहाँ पे हवा में हम कोई चीज़ बाय करेंगे, हवा में बाद में सेल करेंगे और उस पर गेन या लॉस कमाएंगे। क्या ख्याल है?
लेकिन वो बाइंग सेलिंग सिंगल नहीं होती, इन दी फॉर्म ऑफ लॉट्स कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, जो हमें मार्केट बताएगी क्या लॉट्स क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उस मार्केट के अपने सेपरेट रेट होते हैं जो स्पॉट या फॉरवर्ड से डिफरेंट होते हैं। हाँ, वो अगर हमने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है करेंसी फ्यूचर के थ्रू, तो हम पहले अपनी एक टाइमलाइन बनाते हैं, देखते हैं हेज डेट क्या है जहाँ पे हम उस मार्केट में एंटर हो रहे हैं, और ट्रांजैक्शन डेट क्या है, मीन बाय नाउ सेल लेटर है तो यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। फॉरेन करेंसी रिसीट है तो सेल नाउ बाय लेटर, मीन हेज डेट पे सेल करेंगे और ट्रांजैक्शन डेट पे बाय करेंगे। रेट कौन सा अप्लाई करेंगे, फ्यूचर मार्केट का रेट। हेज डेट पे जो रेट है वो हम बाय पे अप्लाई करेंगे, और ट्रांजैक्शन डेट वाला सेल पे अगर बाय नाउ सेल लेटर है तो, और अगर सेल नाउ बाय लेटर है तो इस डेट पे हेज डेट पे जो रेट है फ्यूचर मार्केट का वो अप्लाई करके सेल करेंगे, और ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट अप्लाई करके बाय करेंगे। क्या ख्याल है? तो टाइमलाइन डिफाइन की, हेज स्ट्रैटेजी डिफाइन की, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन हमें डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे तो हमने देखना है हमारी ट्रांजैक्शन डेट के इमीडिएटली आफ्टर वाला कौन सा है वो, या उसी मंथ वाला कौन सा है वो। क्या ख्याल है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालेंगे इन होल नंबर्स। उसके बाद गेन और लॉस ऑन फ्यूचर निकालेंगे। बाय है तो पहले बाय, हेज डेट पे क्या रेट था, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू रेट। सेल करेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू रेट, कौन सा, ट्रांजैक्शन डेट पर फ्यूचर मार्केट का। अगर कोई रेट फ्यूचर का नहीं गिवन तो हम थ्रू बेसिस निकाल सकते हैं, थ्रू बेसिस निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? उसके बाद अगर तो हेज एफिशिएंसी निकालनी है तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे क्या, गेन लॉस ऑन स्पॉट। अगर हेज एफिशिएंसी नहीं निकालनी तो ये स्टेप करने का फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट भी हम नेट कॉस्ट कंप्यूट कर सकते हैं, एक्चुअल बाइंग आपने कितने की फ्यूचर के अलावा स्पॉट पे एक्चुअल बाइंग ट्रांजैक्शन डेट पे आपने कितने की करेंसी इनटू रेट, कौन सा, स्पॉट वाला, फ्यूचर वाला नहीं। गेन लॉस ऑन फ्यूचर आपको कितना हुआ फ्यूचर मार्केट में, अगर आपने कोई मार्जिन मीन सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया है तो उसका इंटरेस्ट कितना है, तो आपके पास क्या आ गई, नेट कॉस्ट। रेट निकालना है तो जितनी आपने पेमेंट करनी थी उसके साथ आप कंपेयर करो तो आपको रेट भी पड़ जाएगा कि इफेक्टिव भी आपको ट्रांजेक्शन किस रेट पे पड़ी। क्या ख्याल है? फ्यूचर्स नहीं, चौथी हमारे पास एक हेजिंग ऑप्शन भी है, करेंसी ऑप्शन, ऑप्शन या करेंसी ऑप्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, आइदर कॉल ऑप्शन पे जाते हैं या फिर पुट ऑप्शन पे जाते हैं। एक सेपरेट मार्केट है जिसके अंदर हम कॉल या पुट ऑप्शन पे जाएंगे और ट्रांजेक्शन किल करना ज़रूरी नहीं है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम गेन ही में इंटरेस्ट होंगे। लॉस की सूरत में हम क्या कहेंगे, मैं नहीं, मीन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्यों, मेरे पास चॉइस है कि मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँ या ना करूँ। क्या ख्याल है? क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, हमने सबसे पहले अपनी हेज स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है, कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है। पेमेंट है, मीन फॉरेन करेंसी बाय करनी है तो क्या करनी है, कॉल करनी है। एक्सपोर्ट है, सेल है, रसीट है फॉरेन करेंसी में, तो फॉरेन करेंसी लेके सेल करनी है, और सेल करते वक्त आपने क्या करना है, मार्केट के अंदर पुट करनी है, तो पुट ऑप्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसी मंथ वाला या लेटेस्ट आफ्टर ट्रांजैक्शन डेट वाला। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। अगर तो एक ही दी गई तो ज़िंदगी आसान है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा दी गई हैं तो फिर हमें क्या करना है, देखना है। कॉल ऑप्शन है तो क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, नेट अमाउंट्स निकालनी है हर स्ट्राइक प्राइस के अगेंस्ट, और जो लोअर नेट अमाउंट होगी उसके अगेंस्ट वाली स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट करनी है। और अगर पुट ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, नेट अमाउंट्स निकालनी है, और जो हायर नेट अमाउंट है उसके अगेंस्ट वाली आपने स्ट्राइक प्राइस चूज़ करनी है। क्यों, कॉल ऑप्शन में पेमेंट करनी है तो पेमेंट करते वक्त आप लो से लो को फोकस करोगे। पुट ऑप्शन में रसीट है तो रसीट में आप क्या करोगे, हायर से हायर ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे। ये क्या बन गया, हेज सेटअप, मीन चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस कौन सी है, और आपकी हेज स्ट्रैटेजी क्या है। उसके बाद हमने क्या निकालना है, गेन ऑन ऑप्शन, लॉस नहीं, कभी भी गेन ऑप्शन ऑन ऑप्शन इफ एनी अगर है तो उसकी कैलकुलेशन करनी है।
वो कैसे होगी? कॉल ऑप्शन है तो मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस हमारे पास क्या आएगा? गेन। उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज के साथ, हमारे पास टोटल गेन फ्रॉम ऑप्शन आ जाएगा। क्या कह रहा? और अगर पुट ऑप्शन है तो स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस हमारे पास आएगा गेन। ठीक हो गया? उसको फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल गेन फ्रॉम ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद हमने जाना है कंप्यूटेशन ऑफ पेमेंट की सूरत में नेट कॉस्ट, रिसीट की सूरत में नेट प्रोसीड और इफेक्टिव रेट निकालना है। तो एक्चुअल हमने ऑप्शन मार्केट के अलावा जो एक्चुअल में हमने पेमेंट की सूरत में स्पॉट पे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन डेट पे बाय की होगी, वो हमारी एक्चुअल पेमेंट होगी। उसके साथ हम जो है वो गेन अगर है ऑप्शन में तो वो एडजस्ट करेंगे, साथ प्रीमियम जो है वो भी पर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एडजस्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट कॉस्ट। इसको कंपेयर करेंगे वो जो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी थी उसके साथ हमारे पास इफेक्टिव रेट भी आ जाएगा। क्या ख्याल है? रिसीट की सूरत में एक्चुअल जो सेल हमने किया ट्रांजैक्शन डेट पे स्पॉट रेट पे वो लेंगे, गेन अगर कोई है ऑप्शन के थ्रू तो वो लेंगे, प्रीमियम उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेट प्रोसीड। क्या ख्याल है? नेट रिसीट या नेट प्रोसीड, उसको हम फॉरेन करेंसी जो रिसीव किया उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इफेक्टिव रेट। क्या ख्याल है? नहीं, उसने कोई 3-4 हेजिंग ऑप्शन दे दी तो आपने क्या करना है? सबकी कॉस्ट निकालनी है, इफेक्टिव रेट नहीं। सबकी कॉस्ट निकालनी है और कॉस्ट आपने कंपेयर करनी है, जिसकी कम है वो हम चूज़ कर लेंगे। नहीं, रिसीट की सूरत में 4 हेजिंग ऑप्शन है तो सब की नेट प्रोसीड निकालेंगे, नेट रिसीट निकालेंगे, जिसकी हाईएस्ट है उसे हम क्या करेंगे? चूज़ कर लेंगे। अभी तक पिछले 12 लेक्चर्स में हमने 11 लेक्चर में यही काम किया। क्या ख्याल है? आइए आज इसको सम अप करते हैं। क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 25 तक सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसी बात है। क्वेश्चन 26, assume that today's date is 1st July 2022। आज डेट क्या है? 1st जुलाई 2022 एज्यूम कर लो, मान लो कि आज 1st जुलाई 2022 है। Star Automobile Limited STL has imported CNG kits from Japan and has to pay an amount of Japanese yen 175 million in 3 months time। तो क्या है? फॉरेन करेंसी पेमेंट ऑफ जापानीज येन 175 मिलियन इन 3 months टाइम। आज अगर 1st जुलाई है तो कब पेमेंट करनी है आपने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, मीन 30 सितंबर को। ठीक हो गया? STL intends to hedge the contract against adverse movement in foreign exchange rate and its foreign exchange exposures. The following data are available. Exchange rate quoted on 1st July 2022। आज exchange rate, spot rate, rupees to Japanese yen 1, direct quote, indirect quote। डायरेक्ट कोट या इनडायरेक्ट कोट? डायरेक्ट कोट। क्यों? फॉरेन करेंसी 1 है, मल्टीप्लाई का केस है, पेमेंट है पे मोर। छोटे वाले रेट को अभी से ही काट दें, जिंदगी आसान हो जाएगी। उसकी तरफ आपने जाना है? नहीं जाना। क्या ख्याल है? बड़ा वाला रेट लेंगे, मींस एक्सचेंज का सेल हमारा बाय। क्या ख्याल है? कौन सा? 1.9339, उसे पहले वाला काट दें, जिंदगी आसान, वरना ये बाद में सॉल्व करते वक्त हमें कंफ्यूज करेगा। उसके बाद 1 मंथ फॉरवर्ड या 3 मंथ फॉरवर्ड? 3 मंथ फॉरवर्ड, 1 मंथ को भी काट दें, और 3 मंथ्स में भी कौन सा रेट? पे मोर, बड़ा वाला रेट। क्या ख्याल है? तो यहाँ से फॉरवर्ड की कैलकुलेशन हो जाएगी, एक हैजिंग होगी। ये देने का मतलब क्या है? फॉरवर्ड के थ्रू आपने हैजिंग की कैलकुलेशन करनी। नेक्स्ट पेज पे गए। इंटरेस्ट रेट अवेलेबल टू STL। जापान का बोरिंग इन्वेस्टिंग मीन डिपॉजिट और पाकिस्तान का बोरिंग और इन्वेस्टिंग मीन डिपॉजिट पेमेंट है या रिसीट है? तो आज आप फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करोगे, फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट करोगे, तो कौन सा इंटरेस्ट रेट? बोरिंग या लैंडिंग वाला? लैंडिंग वाला। तो उसका बोरिंग वाला 5% काटा लगा दे, क्योंकि 3% आपने यूज़ करना है।
और पाकिस्तान में क्या करना है आपने, बारो करना है, तो पाकिस्तान का इन्वेस्ट वाला 5% काट दें, क्या कह रहा। तो मनी मार्केट हेज के थ्रू भी आपकी कॉस्ट निकल आएगी, दो हेजिंग होगी, फॉरवर्ड भी और मनी मार्केट हेज भी, क्या कह रहा। STL करेंसी फ्यूचर, फ्यूचर्स हैव ए कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ जापानीज येन 100,000, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने के लिए क्या कह रहा है, 1750 कॉन्ट्रैक्ट्स निकलाएंगे शायद, क्या कह रहा है। एंड द मार्जिन रिक्वायर्ड इज ₹1000 पर कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आज हम उधार लेके अपनी करेंसी में उधार लेके डिपॉजिट करवाएंगे, अपनी करेंसी का इंटरेस्ट रेट दिया गया था कितना 8%। इसकी कैलकुलेशन कहाँ पे आएगी, नेट कॉस्ट निकालते वक्त बस सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट हम वहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीज पर जापानीज येन एज फॉलोज। 3 तरह के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं, जुलाई 2022 वाला जिसकी प्राइस ये है, सितंबर वाला ये, जनवरी वाला ये। आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, सितंबर वाला। जुलाई और जनवरी वाले को काटा लगा दें, जुलाई और जनवरी वाले को काटा लगा दें, क्यों, हमारा काम ही नहीं इनके साथ भी। द कॉन्ट्रैक्ट कैन मैच्योर एट द एंड ऑफ अबव मंथ्स ओनली। करेंसी ऑप्शंस, ऑप्शंस हैव ए कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ जापानीज येन 250,000, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने के लिए। द प्रीमियम पैसा पर रुपी पेएबल ऑन वेरियस ऑप्शन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्राइक प्राइस आर शोन बिलो। स्ट्राइक प्राइस आपके पास 3 है, 1.90, 1.91, 1.92। दिस मीन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगी। आप कॉल ऑप्शन पे जाओगे, पुट ऑप्शन पे जाओगे, पुट वाले दोनों कॉलम काटा लगाएं पहले। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लोगे, जुलाई वाला सितंबर वाला, जुलाई वाले को काटा लगा दें तो आपके पास प्रीमियम आ गए। लेकिन ये प्रीमियम दिए गए हैं पैसा में, आपको इन्हें रुपये में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रुपये में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, क्या ख्याल है, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। मीन ये 0.0355 बन जाएगा, 0.0232 बन जाएगा और 0.0115 बन जाएगा, क्या ख्याल है। क्यों, हमने सिलेक्शन ऑफ प्राइस में क्या करना है, कॉल ऑप्शन है, ऐड करना पड़ेगा एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम, और नेट अमाउंट में से हम देखेंगे जो लोअर है उसके अगेंस्ट वाली स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे। ऑप्शंस आर एक्सरसाइजेबल एट द एंड ऑफ रेलेवेंट मंथ ओनली। इलिस्ट्रेट 4 मेथड्स बाय विच STL माइट हैज इट्स करेंसी एक्सपोजर। 4 ही मेथड हैं। एंड रिकमेंड विच मेथड शुड बी सिलेक्टेड, और उसके बाद आपने रिकमेंड भी करना है कौन सा मेथड सिलेक्ट किया जाए। गुड लक एवरीबॉडी, आज आपका टेस्ट है। टेस्ट में फ्यूचर और ऑप्शन का टेस्ट नहीं ना हुआ था, ट्राई करें प्लीज। hedging through forward, hedging through money market, hedging through future, hedging through option. जल्दी 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 जल्दी। स्पॉट रेट में मतलब जो हम ट्रांजैक्शन प्राइस में जो लेते हैं मार्केट प्राइस, हम ट्रांजैक्शन प्राइस वाले लेते हैं स्पॉट रेट। हाँ ट्रांजैक्शन नहीं, अभी ट्रांजैक्शन प्राइस में फॉरवर्ड में हमने जाना, फॉरवर्ड का रेट दिया गया। ऑप्शंस में हमने देखना है कि हमने ऑप्शंस में ऑप्शंस वाले रेट ही यूज़ करने हैं। अभी देखते हैं, पहले 2 करें, अगले 2 करवाता हूँ मैं। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें ट्रांजैक्शन डेट वाला भी गिवन हो और उससे ज़्यादा इमीडिएट भी गिवन हो। हम ट्रांजैक्शन डेट वाला कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांजैक्शन डेट वाला, क्योंकि उसी मंथ वाला लेंगे, क्योंकि सितंबर का मतलब क्या है, 30 सितंबर तक वाला। जल्दी 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 जल्दी। फॉरवर्ड और मनी मार्केट हैज विद इन 5 मिनट्स कैलकुलेशन होनी चाहिए, दोनों की कॉस्ट हो भी गया, ताकि फ्यूचर और ऑप्शन भी कर लिया है। गेन कैसे आ गया?
ये क्यों किया ऐसे? ये वही अमाउंट आ गई, ये कैलकुलेट करके देखो, सेम यही अमाउंट बनती है। ठीक।
जी आए मिल के करते हैं। फॉरवर्ड का मुझे रेट बताइएगा कौन सा अप्लाई करेंगे। 9493 कितना कॉस्ट आई? 3411 341.128 मिलियन एक कॉस्ट आ गई हमारे पास। मिलियन, हाँ। हेजिंग थ्रू मनी मार्केट, फॉरेन करेंसी एसेट क्रिएट करेंगे आज क्योंकि पेमेंट है, क्या ख्याल है? तो इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू बता देंगे कितनी? 0.69 मिलियन जापानीज येन। इसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें 173.69 इंटू 9339 कितना बना? 335.91 मिलियन रुपीस। अब हम बारो करेंगे तो इसका हमने इंटरेस्ट के साथ नेट कॉस्ट निकालनी है, क्या ख्याल है? सो क्या करेंगे जी, ये 335.91 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट क्या था होम कंट्री का 0.08 इंटू 3/12 किया, तुम्हारे पास नेट कॉस्ट आ गई कितनी? 342.63 मिलियन। दो कॉस्ट आ गई, इनमें से कौन सी अच्छी ऑप्शन है? फॉरवर्ड अच्छी ऑप्शन है, ठीक हो गया। अब आगे जी हम फ्यूचर्स के थ्रू हैज डेट ट्रांजैक्शन डेट डिफाइन होगी। हैज स्ट्रैटेजी बाय नाउ सेल लेटर है। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1750 लॉट्स हैं। अब आगे गेन लॉस ऑन फ्यूचर मीन हमें पहले क्या करना है, बाय करना है क्या 1750 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100,000 ईच, जिसका रेट हमें दिया गया है 1 सितंबर फ्यूचर का
1.94 फ्यूचर का एक ही रेट दिया गया है 1.9421 9421। तो प्लीज मुझे अमाउंट बता दें। 339.87 मिलियन। सेल रेट दिया गया, निकाला जा सकता है। कैसे? बेसिस के थ्रू तब निकालेंगे जब आपके पास 30 सितंबर का स्पॉट रेट हो। आपके पास है 30 सितंबर का स्पॉट रेट? नहीं। फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड है ना, स्पॉट तो नहीं। नहीं, वो फॉरवर्ड है, वो फॉरवर्ड है। वो सिर्फ बैंक और आपके बीच में और कहीं पे नहीं है। वो सिर्फ फॉरवर्ड के थ्रू हेजिंग करनी है तो यूज़ होगा, वरना नहीं यूज़ होगा। तुम्हारे पास स्पॉट नहीं है सर। सर हेज डेट पे ये रेट है। सितंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट का हेज डेट पे ये रेट है। पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज़ हमने क्लियर की थी। ऊपर उसने हेडिंग दी थी कि इस डेट पे सितंबर वाले कॉन्ट्रैक्ट का ये रेट है। मीन आज आप फ्यूचर मार्केट में गए, आज आप क्या करने गए हो? बाय करने। तो उन्होंने रेट आज आपको बाय का देना है, तो ये रेट उसने किसका दिया आपको? बाय का दिया। कब? आज आप फ्यूचर मार्केट में गए, फ्यूचर में एंटर हुए, तो रेट मिलेगा ना कोई। उसने कहा अगर जुलाई वाले कॉन्ट्रैक्ट में आप जाते हो तो ये रेट है, सितंबर वाला फ्यूचर लेना है तो ये रेट है, जनवरी वाला फ्यूचर लेना है तो ये रेट है। आपने कौन सा फ्यूचर लेना है? तो सितंबर वाले का रेट। कब? आज। आज रेट क्या है? ये। बाय आपने आज ही करना है। क्या ख्याल है? बाय आपने आज ही करना है। लेकिन ट्रांजैक्शन डेट पे 30 सितंबर को फ्यूचर का क्या रेट है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पिछले में क्वेश्चन में भी गिवन नहीं था, लेकिन फिर स्पॉट गिवन था इस डेट पे, तो हमने बेसिस के थ्रू वो निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे स्पॉट भी गिवन नहीं है, स्पॉट भी गिवन नहीं है। इस डेट पे बेसिस 0 होगा, लेकिन स्पॉट हो तो हम कहेंगे चलो फ्यूचर यही है। स्पॉट भी नहीं है। हाँ, अब गेन लॉस नहीं निकल सकता, नहीं निकालेंगे। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एक्चुअल बाइंग। एक्चुअल बाइंग भी कहां पे होनी है? यहां पे। किस पे? स्पॉट पे। क्या स्पॉट अवेलेबल है? नो। और जब स्पॉट अवेलेबल ना हो तो हम एक्चुअल बाइंग जो है वो फ्यूचर वाले रेट पे ही कर लेंगे। इस क्वेश्चन में जब स्पॉट नहीं है, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ स्पॉट, एक्चुअल बाइंग विल बी ऑन फ्यूचर्स रेट। कैसे? एक्चुअल जो बाइंग करनी है वो तो हमने करनी है किस चीज़ में? अपनी वो जो पेमेंट करनी है उसमें। वो कितना है? 175 मिलियन। तो रेट कौन सा अप्लाई कर देंगे? यही 1.9421। देखिएगा यही आ जाएगा 339.87 मिलियन। अब इसके साथ गेन या लॉस ऑन फ्यूचर हम एडजस्ट करते थे, वो तो निकला नहीं, तो कोई और चीज़ एडजस्ट करनी है। यस सर, प्रीमियम का इंटरेस्ट आपने जो है वो इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम, प्रीमियम था कितना सर? कितना? 1000 पर कॉन्ट्रैक्ट के 10,000 पर कॉन्ट्रैक्ट? 1000 पर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने आपने निकाले सर? 1750। क्या रेट है अप्लाई करोगे? 0.08। कितने मंथ्स के लिए? 3/12 के लिए। तो ये जरा बताइएगा। 0.035 मिलियन। 0.035 मिलियन। क्या कह रहा है? ये 0.0035 मिलियन। 0.035 मिलियन। तो आपके पास कॉस्ट आ गई। नेट कॉस्ट कितनी? 339.805 के 905 मिलियन।
तीन कॉस्ट आ गई आपके पास सर, फॉरवर्ड की, मनी मार्केट हेज की और फ्यूचर की। सबसे लोएस्ट किसकी है? फ्यूचर्स। इसके साथ बेशक यहाँ पे एक नोट दे देना है, यहाँ पे एक नोट दे देना है, एक्चुअल बाइंग ऑन फ्यूचर्स रेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्पॉट रेट। चूंकि स्पॉट रेट नहीं था तो इसलिए हम एक्चुअल बाइंग किस पे कर लेंगे? फ्यूचर रेट पे ही कर लेंगे इस क्वेश्चन की हद तक। क्या ख्याल है? गेन लॉस नहीं आया फ्यूचर से, क्यों? ट्रांजैक्शन की लिए नहीं हुई। चले आगे। अब ऑप्शन की तरफ जाएं। ऑप्शन में हेज स्ट्रैटेजी हमारी कॉल ऑप्शन है। चॉइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सितंबर वाला ही है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने? 700। सिलेक्शन ऑफ प्राइस में हम जा रहे हैं। 3 एक्सरसाइज प्राइस दी गई हैं, 7 3 प्रीमियम दिए गए हैं। कॉल ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे? दोनों आउटफ्लो हैं तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहली क्या आ जाएगी रुपीज़ में? 0.0355, दूसरी 0.0, तीसरी 0.0। नेट अमाउंट्स हमारे पास आएंगी 1.9355, 1.9332, 1.9315। लोएस्ट या हाईएस्ट? लोएस्ट ये है तो इसके अगेंस्ट 1.92 एक्सरसाइज प्राइस हमने सिलेक्ट कर ली। किसी को ये ना पता चला हो सर एक्सरसाइज प्राइस तो आपने हाईएस्ट चूज़ की है। नहीं, हमने एक्सरसाइज प्राइस नहीं, नेट अमाउंट्स के अकॉर्डिंगली देखना है। नेट अमाउंट्स जो लोएस्ट है उसके अगेंस्ट जो एक्सरसाइज प्राइस है वो सिलेक्ट होगी। क्या ख्याल है? उसके बाद क्या करते थे? गेन ऑन फ्यूचर इफ एनी। कैसे निकलता है इन कॉल ऑप्शन? मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। डू यू हैव मार्केट प्राइस इन योर क्वेश्चन? नो। तो क्या गेन निकाल सकते हो? नो। उसके बाद नेट कॉस्ट, कंपटीशन में नेट कॉस्ट। क्या कहला? अब यहाँ पे भी क्या करेंगे? हमारे पास जब एक्चुअल प्राइस ही नहीं है मार्केट की, हमारे पास स्पॉट रेट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन वाली प्राइस पे ही क्या कर लेंगे? एक्चुअल पेमेंट करेंगे। एक्चुअल पेमेंट कितने की? 175 मिलियन की। ऑप्शन वाली प्राइस 192। कितना? 336 पूरा पूरा। ओके। और क्या लेना है इसके साथ? गेन तो है नहीं, प्रीमियम। प्रीमियम कैसे निकालेंगे सर? पर कॉन्ट्रैक्ट होता है। कितना इसके अगेंस्ट प्रीमियम क्या था? 0.0115 इंटू कितने कॉन्ट्रैक्ट? 700। और क्या करना है? इंटू 250,000 बीना कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना? 6.6 2012 500। इसको मिलियन में कन्वर्ट करो ना, इसको मिलियन में कन्वर्ट करके दो मुझे। 2.0125 तो क्या बन गया? 338.0125 मिलियन नेट कॉस्ट। इसमें भी साथ नोट दे देंगे। क्या नोट देंगे? एक्चुअल बाइंग ऑन ऑप्शंस प्राइस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ
स्पॉट रेट। किसे सिलेक्ट करोगे आप? उन तीनों में से तो आपने फ्यूचर को सिलेक्ट किया था, अब यहाँ पे किसको सिलेक्ट करोगे? ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। सो पार्ट 2 जो है आपका ऑप्शंस विल बी सिलेक्टेड। 2.0125 मिलियन में कन्वर्ट करना है सर, करना बाद में। ऑप्शंस विल बी सिलेक्टेड बिकॉज it has lowest net cost. मीन ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, उसने हमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस के अंदर कंप्लीट डेटा नहीं प्रोवाइड किया हुआ था। हाँ, अगर ना हो तो इस तरह से हम कर सकते हैं, अदरवाइज कंप्लीट डेटा होता तो ऑप्शंस का हम गेन लॉस, फ्यूचर का गेन लॉस निकालते, फिर नेट कॉस्ट निकालते। ऑप्शंस का भी हम क्या करते, देखते कोई गेन है और उसके बाद फिर हम नेट कॉस्ट ऑन स्पॉट यूज़ करते हुए निकालते। क्या ख्याल है? चलें आगे। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ख़त्म नहीं हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क ख़त्म हो गया, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। सो एक बिजनेस को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस करना पड़ता है, एक बिजनेस को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फेस करना पड़ता है ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, due to interest rate risk. Due to foreign exchange risk, due to interest rate risk. What is interest rate risk? हमने 3 माह बाद एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें लोन लेना है। कब लेना है? 3 माह बाद। आज इंटरेस्ट रेट कम चल रहा है, ख़तरा है, डर है, रिस्क है कि 3 माह बाद कहीं इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा हो गया तो हमारा नुकसान हो सकता है। क्या ख्याल है? ये जो इंटरेस्ट रेट के ज़्यादा होने का रिस्क है, इसे हमने कैसे मैनेज करना है? कैसे मैनेज करना है? आज हम बैंक के पास जाएंगे, यार मुझे 3 माह बाद तुझसे लोन चाहिए, हमारा काम ही यही है, करते ही हम ये, लेकिन देख इंटरेस्ट रेट आज ये है, मुझे डर है 3 माह बाद ये ना हो जाए, तो मेरे साथ आज रेट मुक ले। बैंक का कोई मसला नहीं, आ जाओ बैठते हैं। बैंक हमारे साथ एक रेट फिक्स करेगा, लोन हमने 3 माह बाद लेना है, जिसका रेट आज फिक्स हो गया तो 3 माह बाद आप और बैंक दोनों बाउंड हो गए उसी रेट पे लोन लेने के लिए, वो लोन देने के लिए। क्या कह रहा है? ये क्या हो गया? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। क्या हो गया? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। मीन वही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एग्रीमेंट का यहाँ पे क्या नाम हो गया? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, जिसे FRA का नाम दिया जाता है। मीन फॉरवर्ड के थ्रू हम रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, उस फॉरवर्ड एग्रीमेंट का यहाँ पे नाम क्या हो गया? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। कौन सा रेट? इंटरेस्ट का रेट। क्या कहला? या हम क्या कर सकते हैं? रिस्क को मैनेज कर सकते हैं थ्रू फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। कैसे मैनेज करेंगे? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के थ्रू।
या मैनेज कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, मीन इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस के थ्रू, या मैनेज कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप के थ्रू भी। मीन इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने के 4 हमारे पास हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट ऑप्शन और इंटरेस्ट रेट स्वैप। मीन फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप। ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। बाकी 3 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वही सब कुछ है। बैंक के साथ एग्री कर लिया, उसी रेट पे कैलकुलेशन हो जाएंगी। ये फ्यूचर मार्केट में जाके हवा में मैंने आज इतना जो है वो करेंसी का लोन लिया, आज इतना लोन दिया, क्या ख्याल है? आज मैंने इतने लोन की कॉल ऑप्शन दी, आज मैंने इतने लोन की पुट ऑप्शन दी, गेन या लॉस, क्या ख्याल है? इसमें दोनों काम करना पड़ेंगे, इसमें एक ही। ये बात समझ आती है? फॉरवर्ड बैंक के साथ जो एग्री हो गया रेट, फ्यूचर, फ्यूचर मार्केट में जाके बाय सेल दोनों, ऑप्शन, ऑप्शन मार्केट में जाके कॉल या फिर पुट ऑप्शन, स्वैप हमारे सिलेबस में नहीं है। मनी मार्केट हैज वो तो यूजिंग इंटरेस्ट रेट था ना, तो वो करेंसी में तो है, इधर नहीं है, कि उधर तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को हम मैनेज करने जा रहे हैं। यूजिंग इंटरेस्ट रेट नहीं, वही तो हम कर रहे हैं। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती? कुछ बातें और खोल लें। आज हमने बैंक के साथ एग्री किया एक रेट। बैंक ने कहा जी रेट क्या है आपको, मैं जो है वो दूंगा रेट सपोज कितना, 6%। फॉरवर्ड के थ्रू एग्री हो गया 6%। क्या ख्याल है? जब आप लोन लेने गए उस वक्त सपोज मार्केट में रेट चल रहा है 8.5%, कितना? 8.5%। बैंक ने आपके साथ क्या एग्री किया? 6%। आप जो लोन लोगे वो आप लोगे 8.5% पे ही। बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2.5%। ये बैंक आपको क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। मीन इतना बैंक पे करेगा। आपको इफेक्टिवली क्या रेट पड़ेगा? 6%। नहीं, लोन लोगे आप 8.5% पे, कैलकुलेशन आपकी होगी 8.5% पे, लेकिन टोटल जो कॉस्ट आ गई इंटरेस्ट की, उसमें से आप क्या करोगे? बैंक की तरफ से इतना आपको कंपनसेट होगा, वो माइनस करके आपके पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। बात समझ आती? थोड़ी बातें और करते हैं। आज आप बैंक के पास गए कि भाई मुझे 3 माह बाद तुझसे लोन चाहिए। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। थ्री मंथ्स बाद लोन चाहिए। कितने मंथ्स के लिए? फॉर 6 मंथ्स। तो बैंक आपको जो फॉरवर्ड का रेट देगा ना, वो 6% दे रहा है, वो किस तरह से देगा कि भाई FRA है मेरे पास कितना, सपोज 3V7 वाला, FRA है मेरे पास सपोज 3V9 वाला, FRA है मेरे पास सपोज 2V5 वाला, FRA है मेरे पास सपोज 5V11 वाला। मीन फॉरवर्ड 1 मंथ फॉरवर्ड, 3 मंथ फॉरवर्ड, 4 मंथ फॉरवर्ड मिलते थे हमें। इस तरह से जब हम इंटरेस्ट रेट का फॉरवर्ड लेने जाएंगे तो हमें इस तरह से कुछ फॉरवर्ड मिलेंगे। अब हमें इनमें से चूज करना होगा कौन सा चूज करें। ये जो 3 मंथ्स है ना, इसे हम नाम देते हैं रिस्क पीरियड का। ये क्या है? रिस्क पीरियड। मीन 3 माह का ही रिस्क है ना। 3 माह बाद हमने लोन लेना है, तो मसला है 3 माह में कहीं रेट ज़्यादा ना हो जाए। क्या ख्याल? ये जो हमारा 6 मंथ्स के लिए हमने लेना है लोन, ये क्या है? लोन पीरियड। और इन सब को मिला दें तो क्या बनता है? टोटल पीरियड। 3V7 का मतलब क्या है?
कि 3 रिस्क पीरियड है और 7 लोन पीरियड नहीं, टोटल पीरियड है। लोन पीरियड इसमें कितना हुआ? 4 माह। हमने लेना है 3 माह बाद 6 माह के लिए लोन, तो कौन सा फॉरवर्ड चूज करोगे? 3V9। क्यों? टोटल पीरियड कितना होगा? 3 + 6 9 और रिस्क पीरियड कितना है? 3। इसका मतलब क्या है? 2 माह का रिस्क पीरियड है और 3 माह वाला लोन है। इसका मतलब क्या है? 5 माह का रिस्क पीरियड है और 6 माह के लिए लोन लेने जा रहे हैं। क्या ख्याल है? मीन फॉरवर्ड बैंक से जब हम लेने जाएंगे तो इस तरह से फॉरवर्ड हमें मिलेंगे, तो हमें चूज करना होगा कौन सा फॉरवर्ड जिसके रेट होंगे। सपोज इसका रेट है कितना? 5.5%, इसका रेट है 6%, इसका रेट है 6.9%, इसका रेट है सपोज 7.1%। तब कैलकुलेशन में आपने कौन सा रेट यूज़ करना है? इस तरह से क्वेश्चन में आपको 4 फॉरवर्ड दे दिए, तो फिर हमें देखना पड़ेगा हमें फॉरवर्ड कौन सा लेना है, तो वही रेट हम कैलकुलेशन में क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। क्या ख्याल है? पहला रिस्क पीरियड और दूसरा टोटल पीरियड, मीन रिस्क प्लस लोन पीरियड। तो हमें चाहिए 3 माह बाद, मीन रिस्क पीरियड हमारा 3 है, कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लोन। दिस मीन टोटल पीरियड कितना बन गया? 3 + 6 9। तो हम कौन सा फॉरवर्ड लेंगे? 3V9 वाला। ये बात समझ आती है? सो इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे मैनेज होगा? फॉरवर्ड के थ्रू, फ्यूचर के थ्रू, ऑप्शन के थ्रू। स्वैप हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉरवर्ड वही है, बैंक के साथ आज हमने एक एग्रीमेंट किया रेट का, 3 माह बाद हमने लोन लेना है तो उसी रेट पे लेंगे। हाँ, अगर 3 माह बाद इंटरेस्ट रेट ये है तो लोन हम इसी इंटरेस्ट रेट पे लेंगे, लेकिन बाकी जो डिफरेंशियल है वो बैंक हमें क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। कौन कंपनसेट करेगा? फॉरवर्ड पार्टी कंपनसेट करेगी। फॉरवर्ड पार्टी विल कंपनसेट। फॉरवर्ड पार्टी कौन है? बैंक जिसने हमें फॉरवर्ड दिया था। क्या ख्याल है? और फॉरवर्ड लेते वक्त वो हमें इस तरह के फॉरवर्ड देगी, 2V5, 3V9, 7V11, 5V11। तो हमने देखना है कि हमारा रिस्क पीरियड कितना है, मीन कितने मंथ्स का हम रिस्क कवर कर रहे हैं फॉरवर्ड के थ्रू, और लोन पीरियड और रिस्क पीरियड मिला के टोटल पीरियड कितना है। तो उसमें से देखेंगे फिर हमें कौन सा फॉरवर्ड चूज़ करना है और उसका रेट क्या है जो हमें जिस पे कैलकुलेशन करनी है। बस आज इतना हज़म कर लो। कल कोई 3-4 क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो कवर करेंगे और ये इंटरेस्ट रेट ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे MFA चैप्टर 1 से, 1 से मैनेजरियल का पोर्शन, मीन न्यूमेरिक, फाइनेंशियल और मैनेजरियल मिक्स करके हम चलते रहेंगे। एक आध फाइनेंशियल का एरिया कवर किया, कुछ मैनेजरियल कवर कर लिया करेंगे, फिर फाइनेंशियल, फिर मैनेजरियल, ताकि थ्योरी और कैलकुलेशन साथ साथ चलती रहे।